गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। राम राम बच्चों। जल्दी से बताइए मेरी वॉइस कैसी आ रही है। नमस्ते नमस्ते। उसके बाद आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, कल की क्लास बीच में बंद इसलिए हो गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज था, तो दैट्स वाई उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। चलिए जल्दी से आ जाइए आप लोग लाइव वे पर, फिर आज की शानदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी बच्चों, वॉइस बताइए कैसी आ रही है। राधे कृष्णा, जल्दी से। ऑडेबल। हाँ पता है मुझे, कल की क्लास बंद हो गई थी, मैं ही तो ले रहा था। सब क्लियर है। चलिए। एट 6। ऑल फर्स्ट क्लास। ये बस जल्दी से बताओ बच्चों, एनसीएफ आरटी एक्ट और एनईपी में से इस क्लास में कौन कौन सी चीजें हो गई थी। आई थिंक एनसीएफ बचा था, जल्दी बताइए। या एनईपी लास्ट टॉपिक है, उसको आज कवर करके जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी बताइए एक बार। पीवाई क्यू आप लोगों की मैंने बताया था, एग्जाम के पास प्रॉपर एक हफ्ता क्लास होगी, उस जब मैं आपको पीवाई क्यू सारे करा दूंगा। हाँ पूरा हो गया है, एसएसटी का क्लास पूरा हो गया है। एनईपी नहीं हुआ ना, चलिए एनईपी करते हैं आज। हाँ कल आधी क्लास ऑफ हो गई थी क्वेश्चन कराते समय, दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो आप लोगों को मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। चलिए। ओहो, अरे ये तो करवाई हुई है बच्चों, एक मिनट रुको, दूसरी इंपोर्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए भारत में जो लगभग लगभग 3 बार
एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, ठीक है, शुरुआत तो हमारी इंडिपेंडेंस से ही चल रही है, लेकिन एनएफई के जो रिफॉर्म्स जिसके बारे में बात करते हैं, जब पूरी तरीके से पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया, ठीक है, तो वो हुए 3 बार। सबसे पहला कब? 1968 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए, ठीक है। उसके बाद 1986 जब उन्हीं के सुपुत्र श्री राजीव गांधी थे तब इनमें चेंज किया गया, ठीक। अब बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जी हाँ, लगभग लगभग 34 साल बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसको आके अब चेंज किया है या इसमें कोई रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सबसे बड़ा जो एक रीजन है लेके आने का, सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों, कि 2034 तक या 2035 तक जो हमारे देश में अभी 26% लोग ग्रेजुएट है ना, वो 26 की जगह 50% हो जाए, ठीक है। क्या टारगेट है कि जो 26% लोग ग्रेजुएट है वो बढ़कर 50% ग्रेजुएशन उनको मिल जाए, यानी कि एजुकेशन लेवल एक बहुत ही अच्छा हो जाए। तो पहला कारण क्या हुआ बच्चों? 50% स्टूडेंटों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो, 50% स्टूडेंट गेट हायर एजुकेशन टिल 2035, ठीक है। लगभग ग्रेजुएशन लेवल की उनको क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन कम से कम पास होने चाहिए हमारी देश के 50% बच्चे, ठीक है, जो कि अब 26 है। सेकंड है रिटन या रिड्यूस रोट लर्निंग, ये एनसीएफ भी कहता है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है, ठीक है। दोनों चीजों को में फर्क है, उन्होंने भी कहा है इन्होंने भी कहा है, ठीक। तो लगभग लगभग हर बात, चाहे वो इंक्लूसिवनेस हो या रोट मेमोराइजेशन को डिसकंटिन्यू करना हो, ये एनसीएफ में कही गई हैं या आरटी एक्ट में भी कही गई हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले कहाँ कही गई हैं? एनसीएफ के अंदर कही गई, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चा रियल एक्सपीरियंस करे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि रोट लर्निंग पे या मेमोराइज थिंग्स पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम। जी हाँ, हमारी जो पॉलिसी 2020 है इसका ये एक बहुत बड़ा मेजर फीचर है। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको तब तक वैसे बता देता हूँ, हमारी एजुकेशन पॉलिसी का ये एक बहुत ही बड़ा मेजर फीचर है, ठीक है। कौन सा? हाँ, नो स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शन का। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कि जब हम अपने 11th 12th में पढ़ते थे तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती थी कि जैसे कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हम साइंस के या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, या हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम आर्ट के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ही माहौल को चेंज कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। मॉडिफिकेशन और पूरा एक चेंज, सिस्टम चेंज में फर्क होता है मनप्रीत कौर बच्चे, ठीक है। मॉडिफिकेशन तो हर साल भी कुछ ना कुछ होते होंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन तो चलते ही रहते बच्चे, लेकिन एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम को चेंज करना, रिफॉर्म्स लाना, ठीक, उसमें थोड़ा क्या कहते हैं उसको, हाँ कहाँ थे हम? तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम्स का मतलब यही था कि स्ट्रीम्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई, मतलब बच्चों को चॉइस करने के अंदर, ठीक है, थोड़ा लिबरल एटीट्यूड दिखाया गया यहाँ पर।
जो कि पहले एक स्ट्रिक्टनेस रहती थी, अब वो स्ट्रिक्टनेस बच्चों को फेस करने को नहीं मिलेगी। आगे समझाऊंगा कि स्ट्रिक्टनेस के अंदर क्यों इस वर्ड का इस्तेमाल यूज किया गया है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम्स। ठीक है, अभी बता देता हूँ कि जैसे कि कोई बच्चा साइंस लेगा अब, ठीक है, तो साइंस के साथ वो एक सब्जेक्ट आर्ट का भी पढ़ सकता है। अगर किसी साइंस के बच्चे को आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी उस चीज को पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है? उसमें एक सब्जेक्ट वो आर्ट का भी ले सकता है। तो ये क्या हुआ, जो स्ट्रीम्स की हार्डनेस थी ना, उसको कम किया गया। ठीक, विद्यालय व्यवस्था जो कि पहले 10+2 थी, अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। ठीक है, तो आप साइंस पैडा के स्टूडेंट हैं, तो आप एसएसटी पैडा में क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? वहां हुआ है तो यहाँ नहीं हुआ ना। ठीक है, तो कृपया करके ऐसे सवाल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हर सब्जेक्ट के बच्चे को पढ़नी पड़ेगी ना। ठीक, अब जो एसएसटी के बच्चे हैं वही वो साइंस में नहीं जाते, तो इसमें उनकी गलती है क्या? तो ऐसी बातें करके टाइम वेस्ट ना करें बच्चों। ठीक है, चलिए, तो 4 स्टेजेस इसकी बांटी गई हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होगी इसकी फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज होगी? फाउंडेशन स्टेज होगी, जो 5 साल की होगी। जो पहला हमारा विद्यालय व्यवस्था 10+2 की थी, ठीक है, 1 से 10वीं तक, और फिर 2 साल 11वीं 12वीं के, अब वो हो गई है 4 स्टेजेस की, जिसमें 5, 3, 3 और 4। ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली स्टेज का नाम दिया गया फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों लिख लो, फिर मत कहना कि सर हिंदी में नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया करो, सामने ही लिखा रहता है। आधारभूत अवस्था। ठीक है, क्या? आधारभूत अवस्था, जिसमें नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक, ठीक है, नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक इसमें क्लासेस आपको दी जाएंगी, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज होगी, यानी कि बच्चे का यहां पर पढ़ने के लिए बेस रेडी किया जाएगा, फाउंडेशन रेडी किया जाएगा। ठीक है, बच्चे को लिए पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखिए, ये बात मैंने आपको बताया था, एनसीएफ में भी स्पेशल लैंग्वेज पे इन्फेसाइज किया गया है, मदर टंग पर भी, तो एनईपी में भी लिखा हुआ है। और अगर आपको ये लिख दिया जाए कि फाउंडेशनल स्टेज पर, ठीक है, पेपर में ये आ जाए बच्चों की फाउंडेशनल स्टेज पर किसके द्वारा ये बताया गया कि मदर टंग पे एम्फसाइज करना है, तो वो है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देनी है आपको फाउंडेशन स्टेज पे ज्यादा से ज्यादा। ठीक, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चों आपकी सेकंड स्टेज, जो कि 3 साल की है। ठीक, अब 3 साल की ये स्टेज है, तो एक बार हमने दूसरी पर छोड़ा था, तो अब कौन सी क्लास आ गई? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, वी लेफ्ट फाउंडेशनल स्टेज एट द क्लास सेकंड, एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, 3 साल की इसमें पढ़ाई जाएगी, इसको बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अब आपने बच्चे की फाउंडेशन बना दी है, पढ़ाई के लिए रेडी कर दिया है। अब आप उसको और तैयारी कराओगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे अब आप उसको बेस समझा दोगे पूरा। ठीक है, हाँ, बुनियादी शिक्षा तो फिर एक पॉलिसी आई थी कभी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा बोल सकते हैं आप, बेस एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, बिल्कुल।
बट लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली आपको स्टेजेस का नाम बता दिया गया है, जो कि एनईपी का जो शेड्यूल है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक, उसमें लिखा हुआ है स्टेज का नाम। डी ट्रिपल एस भी बच्चे, पीजीटी, ठीक है, नेहा उपाध्याय। चलिए, तो तैयारी की अवस्था प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी ने दी थी बुनियादी शिक्षा नई तालीम। तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जहां पर बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। ठीक है, बेस इन द सेंस लाइक इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, या आप बोल सकते हो इसको बच्चों का ईवीएस स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। यहाँ बेसिक साइंस से मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट जो ईवीएस के अंदर आते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ईवीएस का काम फिफ्थ क्लास तक ही होता है, और ईवीएस के अंदर आप लोग, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, वो आसपास के एनवायरनमेंट को वहां पर पूरा तरीके से जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बच्चे को बेसिक सा समझा देना है। ठीक, तो ये स्टेज है एक, बिल्कुल बच्चे को पहली और दूसरी, यानी कि वो 5 साल वाली और 3 साल, ये 8 साल में हमें बच्चे को पूरा रेडी कर देना है, पूरा तैयार कर देना है। अब क्योंकि जो आने वाली स्टेजेस है वहां पर बच्चे को मैक्सिमम एक्सप्लोर कराए जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों कराए जाएंगे? क्योंकि इन फ्यूचर में उनको उन्हीं सब्जेक्ट में से अपनी चॉइस को चुनना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज होगी 3 साल की, फिर से छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, यही आप लोग पढ़ाओगे, इसको बोलते हैं अपर प्राइमरी। बट अब इसको बोला जाएगा क्या? मिडिल स्कूल स्टेज या मिडिल स्टेज। ठीक है, पहले भी इसको मिडिल स्टेज ही बोलते थे, लेकिन आप लोग इस चीज का याद रखिएगा, एग्जामिनर आप लोगों से खेल सकता है। ठीक है, तो इस मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग इस बार बोल रही है कि इस बार वो अपर प्राइमरी की जगह कहीं जगह है ना, आपको मिडिल स्कूल स्टेज घुसा के दिखाएगा। मिडिल स्कूल स्टेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या 2020 आई हो या ना हो, हम हमेशा से ही 6, 7, 8 क्लास को मिडिल स्कूल स्टेज बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिडिल स्कूल स्टेज हो जाएगी आपकी 6, 7, 8। ठीक है, चाहे एनईपी हो या ना हो। ठीक, तो ये मध्य बाल विद्यालय अवस्था सेम रहेगी आप लोगों की। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इसको बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फाउंडेशन और जो हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी, जो हमारी हायर स्टेज होगी, उसकी बीच की एक स्टेज है, जहां पर बच्चे को मैक्सिमम क्या कराया जाएगा? सब्जेक्ट्स का अनुभव कराया जाएगा। ठीक है, हर चीज सब्जेक्ट का यहाँ पर कोशिश की गई है कि बच्चे को अनुभव कराया जाए, ताकि उसको पता चल सके कि इन फ्यूचर में उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, या क्या चीज वो अच्छी कर सकता है। ठीक है, बच्चों को मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, यानी कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, क्योंकि अगली स्टेज में बच्चे को चुनना होगा कि सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स रेडी कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कोडिंग। ठीक, नॉलेज नॉलेज ऑफ कोडिंग का भी इसमें प्रावधान है। कोडिंग का ज्ञान उन बच्चों को कराया जाता है जो हायर लेवल की कंप्यूटर कोर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार प्रयास छठी क्लास से कोडिंग का ज्ञान बच्चों को करा रही है, क्योंकि इससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, या इससे उनकी जो लर्निंग बाय डूइंग स्किल्स होती है ना, जब आप कोड्स का इस्तेमाल करके चीजों को करते हो, तो आपका ब्रेन ज्यादा फास्ट काम करना शुरू कर देता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहते हो। ठीक है,
सेकंड थिंग, इसी के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट और इंटर्नशिप भी कराई जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एनईपी लागू हो गए और कुछ मतलब एनईपी अभी अब देखिए, जब भी कोई एजुकेशन में रिफॉर्म्स आते हैं ना बच्चों, तो वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होते हैं, एकदम से आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो वोकेशनल कोर्सेज से मतलब होते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ, बताओ बच्चों की वोकेशनल कोर्सेज कैसे कोर्सेज होते हैं। कॉलेजेस में तो आपने किए होंगे, ठीक है, तो जल्दी से बताओ। इनफैक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो वोकेशनल्स में ही की थी, रामानुजन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कोई अगर उस मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो भी बताइएगा। तो मेरा खुद का सब्जेक्ट भी वोकेशनल था। थैंक यू सो मच। बीबीए एमबीए इलेक्ट्रॉनिक, ओके। एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वो हो, बिजनेस रिलेटेड, ओके, और बताइए। हाँ, फैशन डिजाइनर आ सकता है वोकेशनल में, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, एक बच्चे ने सही बताया अभी तक। नहीं, वोकेशनल कोर्स का बताया ना बच्चे मैंने, बी फार्मा। नहीं, फिर वो मेडिकल लाइन से जुड़ गया ना। वोकेशनल कोर्सेज में देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं वोकेशनल कोर्स में। जितने भी डिजाइनर कोर्स होते हैं सारे वोकेशनल होते हैं, ठीक है। जितने भी डिजाइनर कोर्स होंगे, और जितने भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो होंगे वो भी क्या कहते हैं आपके सारे वोकेशनल कोर्स होंगे, ठीक है। हाँ, होटल मैनेजमेंट बिल्कुल, क्राफ्ट कटिंग बिल्कुल, ये चीजें, ठीक। और जैसे कि मैंने किया था ऑफिस मैनेजमेंट में, वोकेशनल कोर्स था। तो उसके अंदर क्या होता था, हमें स्टेनोग्राफी सीखने को मिली वहीं पे। तो स्टेनो भी सीखी उसी के अंदर, क्योंकि ऑफिस के एनवायरनमेंट को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑफिस मैनेजर आप उसको बोल सकते हो। तो ऑफिस मैनेजमेंट ऑप्शंस था उसमें, एक एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन था, तो मैंने तो ऑफिस मैनेजमेंट चुना। आर्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बच्चों को सिखाई जाए, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, फोटोग्राफी। हाँ, कॉस्ट्यूमोलॉजी हो गया, बिल्कुल, ठीक। होम साइंस भी आ सकता है, ठीक। जर्नलिज्म आ सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके के कोर्सेज बच्चे को कराए जाएंगे। फोर्थ स्टेज होगी बच्चों अब 9 to 12, ठीक। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को अभी भी फील करते होगे स्कूल्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि 9th क्लास में आकर आप लोगों के पास जो बुक्स आती हैं वो एनसीईआरटी की पढ़ना शुरू कर देते हो। मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये बातें। आप लोगों ने देखा होगा 8वीं क्लास तक तो स्कूल अपनी किताबें चलाता था। जैसे ही 9वीं क्लास आती थी और 9th में मैथ्स की किताब वो इतनी मोटी सी आती थी, आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, वो 9th से चल जाती थी, ठीक है। और 9th से ही साइंस की किताब चल जाती थी, ठीक है। तो इतना कोई फर्क नहीं है, बस नाम दे दिया गया है। पहले 10+2 था, ठीक। अब यहाँ 9th क्लास से ही बच्चे को सब्जेक्ट चुनना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किसी सब्जेक्ट को करने के लिए 4 साल मिलेंगे पूरा। तो आपकी मास्टरी होगी या नहीं होगी, अच्छे से आप मास्टरी कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से उस चीज को कर पाओगे। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज इसको बोला जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहां पर स्ट्रीम चॉइस करनी होगी बच्चों को, जैसे आर्ट में जाना है तो आर्ट में चले जाओ,
ठीक है, कॉमर्स में जाना है कॉमर्स में चले जाओ, या आप लोगों को साइंस में जाना तो साइंस में चले जाओ। देखिए कितना अच्छा होता अगर नाइन्थ क्लास में ही पता चल जाता कि हमें ये सब्जेक्ट करना है ना। तो स्पेसिफिकली मुझे तो मैथ से बहुत डर लगता। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं तो मैथ से इतना दूर रहता हूँ बहुत ज्यादा, अभी भी मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी विडंबना है। अब आप एक बात बताओ, एक सही आप बताना ये बात सही है या नहीं है कि एक एग्जाम होता है इसका, आर्कोलॉजी का। ठीक है, एक आर्कोलॉजिस्ट का एग्जाम होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें सही ढंग से बताऊं तो नीड क्या होती है इंसान को सबसे ज्यादा, तो आर्ट फील्ड की नीड होनी चाहिए, यानी कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आ, चीजों का डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए, शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वहां पर भी आपको 25% उस पेपर में मैथ का पेपर देना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भाई सब्जेक्ट आर्ट का और आपको पेपर मैथ का देना है। या जो असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट लगते हैं अभी, 6 आई थिंक 5 साल पहले वैकेंसी आई थी एएसआई में, तो वहां पर भी जो बंदे लगे थे वो मैथ्स का एग्जाम क्रैक करके लगे, जो खुद उनको मतलब खुद उनको कुछ नहीं आता आर्कोलॉजी से रिलेटेड, और वो लोग असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट बन गए। क्यों बन गए? क्यों? उनके कोचिंग सेंटर्स थे और वो मैथ पढ़ाते थे, और मैथ उनका इतना अच्छा था जिसके कारण पेपर निकल गया। और जो मैथ्स में अच्छे नहीं थे और जिनको आर्ट अच्छी तरीके से आती थी वो रह गए। ठीक। तो ये गलत बात है। मैं ये कहता हूं कि जो, अगर देखिए आप कॉमन कॉमन एग्जाम्स में रखिए मैथ्स को, लेकिन जो स्पेसिफिक किसी फील्ड का एग्जाम है तो वहां पर ये कोशिश करिए कि आप, अगर आपको मैथ्स रखना है तो बिल्कुल ही बेसिक रखिए, बिल्कुल ही बेसिक लगिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आर्कोलॉजी का एग्जाम है तो वहां पर मैथ्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और भाई आज मॉडर्न लाइफ है तो सबके पास कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन तो इंसान कोई भी कर सकता है, लेकिन आप बड़ी कैलकुलेशंस देना मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चॉइस करना होगा स्ट्रीम्स को यहाँ पर, और स्ट्रीम्स की जो हार्डनेस है उसको, उसमें सहूलियत दी गई, यानी कि उसमें सब्जेक्ट की हार्डनेस को कम किया गया। ठीक है, मैंने बता दिया था, जैसे कि किसी बच्चे ने साइंस लिया है तो वो एक सब्जेक्ट आर्ट का भी ले सकता है, या कोई किसी बच्चे के पास आर्ट है तो वो एक सब्जेक्ट साइंस का भी ले सकता है। जैसे कि मुझे बायोलॉजी बड़ी अच्छी लगती थी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, अगर उस टाइम पे मुझे बायो का मौका मिलता तो मैं बहुत खुश हो जाता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चॉइस था हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फिर मैंने अपने हिस्ट्री को चॉइस किया। ठीक है, ना कि बायो को। ठीक है, पहले एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे 9th 10th 11th 12th में। ठीक है, सेमेस्टर वाइज पहला होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा 360 रिपोर्ट कार्ड डिग्री, मतलब चहुमुखी रिपोर्ट कार्ड, बच्चे के हर पक्ष का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ठीक है, बच्चे के हर पक्ष का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और इसमें नंबर कौन कौन देगा? इसमें नंबर देंगे उसके दोस्त, ठीक है, उसके टीचर, बच्चा खुद और उसके पेरेंट्स तक भी। ठीक है, ये नहीं उसकी सब्जेक्टुअल पार्ट के नंबर देंगे। वहां कोई ऑप्शन होगा कि बिहेवियर में इसको कितने नंबर दिए जाएं, तो आपका बिहेवियर कौन बताएगा? आपके फ्रेंड्स, है ना, आपके माता पिता बताएंगे। ठीक, तो और इसमें बच्चा खुद को भी नंबर देता है। इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। ठीक,
12वीं के बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि कैट, जो भी आप लोग जिसके बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कैट के एग्जाम के बाद आजकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है, हमारा समय नहीं है वो जब हम कट ऑफ को देख के एडमिशन लेने जाते थे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको आपके 12वीं के मार्क्स तो देखे जाएंगे, साथ के साथ क्या, आपको कैट का एग्जाम क्रैक करना होगा अच्छे नंबरों से, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। हायर लेवल एजुकेशन की बात कर लेते हैं इस पर, और इससे रिलेटेड तो अभी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, बीएड को 4 साल का कर दिया गया है, ठीक है। और बताता हूँ किस तरीके से होगा उसके अंदर। तो अब पहले क्या होता था बच्चों, पहले हायर एजुकेशन में ये सिस्टम होता था। पहले आपने बैचलर्स की, ठीक है, फिर आपने मास्टर्स की, ठीक है, फिर आपने की एमफिल, ठीक है, फिर आप करते थे पीएचडी, ठीक। लेकिन अब क्या रूल बना दिया, अब रूल ये बना दिया कि एमफिल को हटाओ, आप बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, और फिर आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या रूल बना दिया, एमफिल हटा दिया, और सिर्फ मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। ग्रेजुएशन को कोर्स को 4 साल का कर दिया गया, ठीक है। और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट से मतलब ये है, आप जो आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है उसमें कभी भी एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करिए बच्चों, मान लीजिए मैंने पहले साल एडमिशन लिया, ठीक है, अभी 2025 में मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के कोर्स में, और मैंने लगभग 2 साल पढ़ाई की, ठीक है, 25 और 26 मैंने 2 साल बिताए, और फिर किसी कारणवश मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, ठीक है, मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। तो आप लोगों ने, अभी आप लोगों में से डीजी लॉकर कोई चलाता होगा, ठीक है, वहां पर आप लोगों का एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनता है, ठीक है, ABCID भी जिसको बोलते हैं, ठीक। मैंने 2 साल पढ़ाई की और मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, मैंने एग्जिट ले ली, ठीक। तो मुझे कहाँ तक का मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे मिलेगा डिप्लोमा तक, ठीक है। यानी कि मैंने 2 साल पढ़ाई की तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा ग्रेजुएशन का, ठीक है। और वहां मेरा जो भी मैंने पढ़ाई की होगी, हाँ, ABCID की बात मैं कर रहा हूँ डिजी लॉकर की, वो इसी के तहत चलाई गई है, ठीक है, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। वहां क्या होगा, जैसे कि मैंने ये 2 साल पढ़ा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीजें वहां पर डल जाएंगी, ठीक है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी को कहीं मैं जाऊंगा और बताऊंगा कि ये मेरी एकेडमिक्स मैक्स की आईडी है, वो देखेगा हाँ इसने 2 साल का ये प्रोग्राम किया है, ठीक है। सपोज करिए मैंने किसी एक कॉलेज से किया था, अब मैं किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। 1 साल बाद मेरा फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का मन करे, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि सेम फैसिलिटी वहां आसपास किस कॉलेज में मिल रही है, तो मैं डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर जाना पड़ेगा, कि मैं दोबारा थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ। फिर 1 साल पढ़ के फिर मेरा मन नहीं किया, मुझे 1 साल का और रेस्ट चाहिए, फिर मैंने एग्जिट ले ली, फिर मैं डायरेक्ट फोर्थ ईयर में एडमिशन लूंगा, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा है, ठीक। ठीक, ये नीचे लिखा भी हो आप लोगों के लिए, एकेडमिक्स बैंक्स ऑफ क्रेडिट बच्चों का एक एजुकेशनल प्रोफाइल बनेगी, इसमें बच्चों की सारी एजुकेशन डिटेल्स अपलोड होंगी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट आपको सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। आरटी एक्ट, और मैंने देखो उस दिन बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अब 3 से 18 हो गई, अब 3 से 18 हो गई, मैंने क्या बोला था बच्चों, लेकिन आरटी एक्ट के हिसाब से 6 से 14 थी, ठीक है। देखिए फिर से जो आरटी एक्ट में
6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी, उसको अब कब क्या कर दिया गया? 3 से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 3 से 18 वर्ष कर दिया गया। ब्रेकफास्ट मिलता था, ठीक है, और ब्रेकफास्ट मिलेगा, मिड डे मील भी। अब जैसे कि बच्चों को मिड डे मील मिलती है ना, अब कह रहे हैं कि एक ब्रेकफास्ट की योजना भी स्कूल्स में चलाई जाए, यानी कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, जो कि अभी तक प्रोवाइड किया नहीं गया है। ठीक है, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी एजुकेशन, सॉरी, समानता, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की, वो किसी भी क्षेत्र, धर्म, जाति, रंग, भेद, कास्ट, सोशल स्टेटस, लिंग, भाषा, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 10वीं तक 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। पहले हमने बात की थी 8वीं तक, राइट टू एजुकेशन में 8वीं तक हमने बात की थी 100% एनरोलमेंट की। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो 10वीं तक हो गया। ठीक है, तो हर, जो मैंने आपको ये तीनों चीजें क्यों पढ़ाई है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट है या कुछ ना कुछ चीजों को चेंज किया है, लेकिन हमें उसके हिसाब से पता होने से कि तब क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब 3 से 18 होगा करेक्ट आंसर। लेकिन वो, देखिए, अगर आपसे खाली क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए कि स्कूलों में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितनी एज तक है, खाली ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 से 18, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा। अगर ये पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 व्हाट वुड बी द एज ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो वहां पर क्या होगा? 6 से 14। इसीलिए मैंने आप लोगों को दोनों चीजें पढ़ाई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। इफ अ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम ऑटिज्म, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ही फील्स प्रॉब्लम इन, किस में दिक्कत होगी उसको? फील प्रॉब्लम इन मूविंग हैंड्स एंड लेग, फील प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन, ऑफेंटली डिनाइज टू ईट फूड, या एंगेज ओनली इन हिज ओन बिजनेस। जल्दी से। जल्दी प्यारे बच्चों। जंप हो गया क्या? हर, नहीं नहीं बच्चे, सारे, सारी स्लाइड्स हुई हैं, कोई जंप नहीं हुआ। बिल्कुल, हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को देखिए मैंने बताया था और याद है। जी हाँ, सोशल इंटरेक्शंस में दिक्कत होती है एडीएचडी वाले बच्चे, ओ, एएसडी वाले बच्चों को। नेक्स्ट है, यू हैव बीन टोल्ड टू एकोमोडेट 2 मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस इन योर क्लास। जी हाँ, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे? पहला, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज योर स्टूडेंट, आप उन्हें अपना स्टूडेंट मानने से मना कर दोगे। सेकंड है, टेल द प्रिंसिपल टू एकोमोडेट देम इन अनदर क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, आप अपने प्रिंसिपल को बोलोगे कि इनको किसी और कक्षा में भेजिए, उस कक्षा में भेजिए जो स्पेशली मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए बनाई गई है। या आप क्या करोगे? लर्न्स टेक्निक टू टीच सच स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। जल्दी से। सी करेक्ट आंसर, ट्विंकल, बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे बच्चों को आप पढ़ाने की तकनीक सीखोगे। नेक्स्ट, काइनेस्थेटिक लर्नर, देखिए लर्निंग चैप्टर से क्वेश्चन है। गति संवेदी अधिगम में छात्र कैसा होता है? आइडेंटिफाई साउंड, आवाज को पहचानता है। हैविंग शार्प क्लियर मेंटल पिक्चर, तीव्र स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनती है। डेवलपिंग आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स एन एक्सपीरियंस, या रिलेट टू पीपल ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल,
व्यक्तियों या वस्तुओं के अवस्था संबंधी संबंध रखता है। काइनेस्थिक लर्नर, करेक्ट। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका ऑडिटरी लर्नर है, ये विजुअल लर्नर है, ठीक है। ये है काइनेस्थिक लर्नर जो एक्सपीरियंस से, ठीक है, और करके चीजों को सीख रहा है, ठीक है। वैसे ना, चलिए अगला। Rizul is a kinesthetic learner. His teacher, Miss Neha, understood his style of learning. Which of the following strategies should she choose to clear his concept of multiplication? यानी कि रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है और वो बहुत स्लो लर्नर है, ठीक है। तो नीचे कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि कौन से स्टाइल से रिजल्ट को वो सिखा सकती है। Forcing him to memorize all table, using string and bits of two different color to get multiply, या फिर skip counting, या फिर counting the point of interaction of crisscross line। जल्दी से, जल्दी बताइए बच्चों। जल्दी बच्चों। बिल्कुल सही। देखिए, पैटर्न हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, यूज ऑफ स्ट्रिंग एंड बिट्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, फोर्स और मेमोराइज नहीं कराएंगे। स्किप काउंटिंग, ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना रियल एक्सपीरियंस। इससे भी आप मल्टीप्लाई सिखा सकते हो, लेकिन ये एक बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा बच्चे का, जहां पर बीड का इस्तेमाल करके वो करेगा। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई आ स्ट्रेस्ड चिल्ड्रन when the child show the following behavior। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडी, एक्सक्लूसिव टॉक, हाइपर एक्टिव दिस, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर। जल्दी से बताओ बच्चों, कैसा बिहेवियर करेगा एक बच्चा। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस में बच्चा कैसे कैसी चीजें करता है, सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखिए, फुल कंसंट्रेट तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा। ठीक, अब बात आती है एक्सक्लूसिव टॉक्स की और एग्रेसिव बिहेवियर की, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वाज एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ कब होगी, और
और आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, मैं आज अपलोड करा दूंगा बाकी क्लासेस के भी जो छूट गए थे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों से राम राम नमस्कार, और अच्छे तरीके से पढ़िएगा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि पेपर एग्ज़ाम आप जितने कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करिए रोज़ 100 क्वेश्चन करें आप लोग। 100 क्वेश्चन डेली करोगे, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई बड़ा बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप हर बच्चा 100+ स्कोर करेगा, ये मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो बच्चे ईवीएस पढ़ाई क्लास होगी यार। हाँ होगी होगी होगी, क्लास होगी। ठीक है, 1 घंटे बाद। चलिए, राम राम नमस्कार आप सभी।